हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। मंगलवार को चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत के दौरान स्कूल खुलने और कोरोना को लेकर एहतियात बरतने के मुद्दे पर बात की। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के स्कूल बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी कोरोना को लेकर स्थिति ठीक चल रही है। अगर आगे स्थिति बदलती है तो फैसला बदला जा सकता है। फिलहाल सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी पूरी तैयारी कर ली गई है। पहली से दूसरी क्लास के एग्जाम के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि ये एग्जाम मौखिक होंगे। वहीं कई जगह किसानों द्वारा किए जा रहे कोरोना वैक्सीन के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि ना कोरोना वैक्सीन में कोई कमी है, ना ही किसान कानून में। इन दोनों का विरोध बेवजह हो रहा है। देखिए, अभी तक कुल मिलाकर ठीक चल रहा है, लेकिन अब अगर कुछ इस प्रकार का कोई परिस्थिति बनती है, सामने आती है कोई, तो निश्चित तौर उस पर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। मंत्री जी, पिछला साल जो है वो बच्चों का पूरा साल घर से ही पढ़ाई रही, ऑनलाइन पढ़ाई रही। ऐसे में नए सत्र को लेकर क्या कुछ प्रारूप जो है वो तैयार किया गया है? किस तरह से रहेगा? क्या इसी चीज को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नए सत्र के दाखिलों को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो की जाए? देखिए, तैयारियां हमारी है। अप्रैल के लास्ट में हम एडमिशन शुरू करेंगे और हमारा इरादा तो है कि हम सीधा स्कूल अपने खोल लेंगे। जिस प्रकार से आज खुले हैं स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी ये कोई जरूरी नहीं है कि यही निर्णय रहेगा। जैसी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। उसमें जिद कर रहे हैं, अब नई नई बातें उभर गई सामने। अभी मैं सुबह एक वो देख रहा था, अपना असंध का था, तो वहां जो डॉक्टर थे वो कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लगाने गए, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और उस वैक्सीन में ही कमी बता दी और कहने लगे कि कोरोना कहीं है ही नहीं। पूरी दुनिया जहां कोरोना से भयभीत है और पूरी दुनिया के सामने कितना बड़ा संकट है, और अगर कोई आदमी ये कहे कि कोरोना है ही नहीं, तो इस प्रकार से जो बहकाने का काम कर रहे हैं ना जी, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम अपने गाँव में इंजेक्शन नहीं लगने देंगे। तो ये सारी की सारी ये खाली वैक्सीन की नहीं, कानून भी ऐसी है। कानून के मामले भी यही है, ना तो उसकी जानकारी है कि कानून क्या है और ना ही वैक्सीन की जानकारी है। लेकिन दोनों की चीजों का एक्सपर्ट बन रहे हैं कि वैक्सीन के बारे में भी राय हम देंगे कि ये लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। ये तो डॉक्टर का काम है, वो जानता है। उधर गृह मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर 100 करोड़ के उगाही कांड को लेकर निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा कि महाराष्ट्र में 100 करोड़ उगाही का कांड बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के नहीं हो सकता। अगर मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है कि उसके मंत्री और अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं, तो उनको एक पल भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। विज ने कहा कि उद्धव ठाकरे को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश में चलाई जा रही ड्राइव पर विज ने कहा कि हरियाणा में हर सप्ताह के सोमवार और मंगलवार को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सोमवार को प्रदेश में करीब 2.5 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए मासिक की उगाही का कांड बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के नहीं हो सकता। और अगर मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं है कि उसके मंत्री और अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं, तो उसको एक पल भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अविलंब त्यागपत्र देना चाहिए। हरियाणा में सोमवार और मंगलवार को मेगा वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। कल सोमवार को एक दिन में सारे हरियाणा में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन की गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
मनोहर सरकार ने बेशक हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का कानून बनाकर बड़ा सियासी दांव खेला हो, लेकिन यही सियासत अब मनोहर सरकार की मुश्किलों का बड़ा कारण बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल नेस्कॉम ने मनोहर सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर चेताते हुए अपील की है कि अगर जल्द 75% आरक्षण को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो 400 से 500 कंपनियां, जिसमें आईटी, बीपीओ, ऑटोमोबाइल सेक्टर या गारमेंट उद्योग शामिल हैं, गुरुग्राम या अन्य जिलों से पलायन कर नोएडा, राजस्थान या अन्य राज्यों का रुख कर सकती हैं। इस मामले में नेस्कॉम के प्रतिनिधि विनोद सूद की माने तो इन तमाम पलायन करने वाली कंपनियों में 4 से 5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में सरकार को इस बारे में फिर से विचार कर आरक्षण को खत्म करने की दिशा में काम करना होगा, नहीं तो उद्योग को लेकर हालत बदतर हो सकते हैं। आपको बता दें कि नेस्कॉम, जो कि एक गैर लाभकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन है और भारत में करीब $180 बिलियन के आईटी और बीपीओ उद्योग के लिए बिजनेस करती है। 75 कंपनीज में से 80% कंपनीज ने यह कहा कि यह बहुत नेगेटिव स्टेप है और इसके कारण यह होगा कि जो हमारे प्लान थे एक्सपेंशन के, वो तो फॉर श्योर अब हम गुड़गांव में एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम बाकी राज्य में एक्सपैंड करेंगे। और कुछ कंपनीज ने तो यहां तक भी कहा कि हम ये कंसिडर करेंगे कि अपने जो ऑपरेशंस गुड़गांव से हम चला रहे हैं उसको हम यहां से शिफ्ट कर लें। तो मेरे हिसाब से, नेस्कॉम के हिसाब से, ये एक बहुत नेगेटिव स्टेप है। और जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो दूसरी तरफ हरियाणा राज्य सरकार ऐसे कानून लाके जो अपनी एक गुड़गांव की एक इमेज थी, और ये यहां तक कहा जाता है कि गुड़गांव दुनिया का बीपीओ कैपिटल है, उसके लिए जो ये स्टेप ले रही है वो एक नेगेटिव स्टेप रहेगा। और हमारी तो राज्य सरकार से ये विनती रहेगी कि इस कानून को वो वापस ले लें। 23 मार्च को शहीदों की याद में देश भर में शहीदी दिवस मनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में हरियाणा में किसानों ने अलग अलग जगहों पर शहीदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं जिनमें किसान शहीदी दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस राना की, तो यहां रोहतक पानीपत टोल पर किसान नेताओं ने हवन किया। उधर किसानों ने 26 मार्च को होने वाले भारत बंद के समर्थन की भी मांग की और कहा कि 27 तारीख को कृषि काले कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। पंचकुला में भी शहीदी दिवस को लेकर किसानों ने चंडी मंदिर स्थित टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया। यमुनानगर में भी किसान शहीदी दिवस के दौरान गधोला मिल्क माजरा टोल पर प्रदर्शन किसानों ने किया। इस दौरान हवन भी किया गया। गोहाना में भी शहीदों को याद करते हुए उनके परिजनों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। टिकरी बॉर्डर पर शहीदी दिवस पर किसानों की भीड़ उमड़ी। यहां पीली पगड़ी में युवा और पीली चुन्नी में किसान महिलाएं पहुंची। टिकरी बॉर्डर पर किसान मंगलवार को शहीदी दिवस मना रहे हैं। धरना स्थल पर किसान पीली पगड़ी पहने और औरतें पीला दुपट्टा ओढ़े नजर आईं। टिकरी बॉर्डर के स्टेज की कमान पूरी तरह से किसानों के हाथों में दी गई। युवा किसानों का कहना है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को हर सूरत में किसानों की बात माननी होगी। किसान जो है भगत सिंह का शहादत दिवस जो है युवा दिवस के रूप में बना रहे हैं और इस युवा दिवस के ऊपर पूरे देश से युवा जो है पैदल चल करके जत्थों के इन आंदोलन के अंदर शामिल हुए हैं। और ये हमारा संदेश है इस तानाशाही सरकार को
कि हम जो है भगत सिंह के वारिस हैं, भगत सिंह के सपनों को पूरा करेंगे। भगत सिंह ने कहा था कि जब तक इस देश के अंदर किसान और मजदूर को बराबरी का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक मैं इस आज़ादी को आज़ादी नहीं समझूंगा। उन भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए हम किसान की आज़ादी और मजदूर की आज़ादी के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं। और जब तक ये कानून वापस नहीं होते, जब तक MSP के ऊपर कानून नहीं बन जाता, तब तक इस देश के युवा जो है लड़ते रहेंगे। आज के दिन हमारे जो आदर्श थे शहीद भगत सिंह, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को जीवित रखने के लिए, देश की जो लोकतांत्रिक देश है अपने उसको बचाने के लिए। आज उन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए, शहीद हो गए थे। तो आज मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो तीनों काले कानून है वो युवा आज इतने जोश में आया है कि सरकार को आज हमारी बात को सुनना चाहिए। देश आज शहीदी दिवस मना रहा है। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को देश आज याद कर रहा है। HLP सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने भी शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधायक गोपाल कांडा ने ट्वीट कर लिखा, लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून भी फौलाद हुआ, मरते मरते भी कई मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ। भारत मां के वीर सपूतों को शहीदी दिवस पर शत शत नमन। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री शहीदी दिवस के मौके पर अटाली गांव में 10 पैरा कमांडो शहीद संदीप सिंह कालीरमन की मूर्ति के अनावरण में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। अनावरण कार्यक्रम में पृथला विधायक नैनपाल रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि शहीदों के आश्रितों के लिए और दूसरे जरूरतमंद लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा से खुले हुए हैं। शहीदी दिवस के मौके पर उन सभी शहीदों को हम नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो 26 जनवरी पर शहीद के परिवार से मिलने के लिए आए थे, तो उस समय ग्रामीण भी वहां मौजूद थे और वहां पर फैसला लिया गया था कि शहीद संदीप कालीरमन की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो उन्होंने भी उनके साथ मिलकर आज इस मूर्ति का अनावरण किया ताकि क्षेत्र के युवा उनसे प्रेरणा लेकर देश की सेवा कर सके। देश के सम्मान में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद संदीप सिंह कालीरमन की मूर्ति का अनावरण किया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी यहां पहुंचे हैं। जान लेते हैं इनसे क्या मुख्य उद्देश्य रहा और आपका बहुत बड़ा सहयोग इस मूर्ति का अनावरण करवाने में है। परिवार वाले भी इस बात के लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए, जो भाई संदीप सिंह की मूर्ति है, ये सभी का, भाई संदीप सिंह का के लिए और उनके परिवार के लिए सभी क्षेत्रवासियों का दायित्व बनता है कि जो भी जिस तरीके की जरूरत है, और भाई संदीप सिंह एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी जब मूर्ति लगेगी, अनेकों युवा उन्हें देखेंगे, उनसे प्रेरणा लेने का काम करेंगे और तो और आने वाली अनेकों पीढ़ियां उनकी मूर्ति से प्रेरित होने का काम करेंगी। तो ये क्षेत्र के लिए और देश के लिए गौरव की बात है, इसलिए सभी का इसमें योगदान है। और गाँव वासियों ने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया और भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों ने इसमें शिरकत की। मैं उन्हें भी बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। 26 जनवरी को पास में झंडा फहराने के बाद मैं परिवार का हालचाल पूछने के लिए जब गया तो मुझे पता लगा कि भाई संदीप की मूर्ति लंबित है, कि किसी कारणवश उसमें थोड़ा डिले है। तो हम सब गांव वालों के साथ बैठकर निर्णय लिया गया कि जो भी सहयोग है हम सब मिलकर करेंगे और भाई की मूर्ति को 23 मार्च जो शहीदी दिवस है उस दिन लगाने का काम करेंगे। एक फुटबॉल के प्लेयर भी थे वो, आज इस स्टेडियम की बात भी आई है। भाई संदीप सिंह फुटबॉल के प्लेयर थे। इस ग्राउंड को फुटबॉल स्टेडियम बनाने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। भाई नैनपाल रावत जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने यहाँ से घोषणा की है कि जल्दी ही इस स्टेडियम को फुटबॉल का मॉडर्न स्टेडियम बनाने का काम किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ, चाहे प्रदेश की सरकार की बात हो, चाहे लोकल जनप्रतिनिधि की बात हो, चाहे जनता की बात हो, सभी लोग भाई संदीप सिंह और जितने भी जो लोग हमारे शहीद हुए हैं उनके साथ दिल से हैं। किसी भी तरीके की दिक्कत उन्हें नहीं आनी। उन्होंने कहा है कि जो शहीद हैं वो देश का गौरव होते हैं और उनके दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। इधर किसानों पर दिए गए अपने एक बयान को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मंगलवार को रामचंद्र जांगड़ा के बयान को लेकर बहलबा गांव में सांसद के पैतृक गांव खरकड़ा
गंगानगर और बहलबा गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में फैसला लिया गया कि सांसद को अपने बयान को लेकर 4 दिनों के अंदर किसानों से माफी मांगनी होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर आकर अपने बयान को वापस लेना होगा। आपको बता दें कि रामचंद्र जांगड़ा ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कहा था कि बॉर्डर पर मुफ्त की रोटियां खाने वाले और शराब पीने वाले बैठे हैं, उनको गांव में भी कोई पूछता नहीं है। असली किसान तो कब के घर लौट चुके हैं। सांसद का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। साहब ने गलत बयान दे दिए थे किसानों के प्रति और उस एजेंडे पर दोनों तीनों गांव इकट्ठे हुए थे और इसका निर्णय ले लिया। वो थारे ऐड करे लिया तुमने बस। और बाकी बात के है भाई, इसका तीनों गांव ने एक सहमति से मतलब निर्णय ले लिया भाई वो अपने बयान वापस ले लेगा और ये इसके बच्चों के केस से वह अपने वापस ले लेगा। बस ये निर्णय लिया। ये जो अपशब्द कहे गए किसानों के आंदोलन के बारे में, छत्तीस बरादरी को निर्धारित करने के लिए इससे माफी मांग ले और अपने शब्द वापस ले ले और भाई का भाई रह जा, हमारा सांसद भी रह जा। वैसे ही हल्के के अंदर इज्जत बनी रहेगी जैसे पहले थी। गुरुग्राम नगर निगम की बैठक में मंगलवार के दिन मीट की दुकानों को बंद करने के फैसले के मद्देनजर प्रशासन ने कई इलाकों में मीट की दुकानों को बंद करवाया। हालांकि मस्जिद इलाके में प्रशासन को मीट दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के बावजूद प्रशासन के सख्त रवैये के बाद दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। लेकिन नगर निगम की कार्रवाई को लेकर मीट शॉप संचालकों में नाराजगी देखी गई। मस्जिद मीट शॉप एसोसिएशन के प्रधान ताहिर खान का कहना है कि कोई मंगलवार को मीट खाए या शुक्रवार को, यह हर नागरिक का निजी मामला है और हमारा संविधान हमें किसी भी दिन कुछ भी खाने पीने की छूट देता है। ऐसे में यह प्रस्ताव पास करना संविधान के खिलाफ है। वहीं मीट शॉप बंद करवाने पहुंचे नगर निगम के सीएमओ विभाग के कर्मचारी विजय यादव की माने तो हमें आदेश जारी किया गया है कि शहर भर में जहां भी मीट शॉप खुली है उन्हें वार्निंग देकर उसे बंद करवाया जाए और अगर फिर भी मीट शॉप संचालक नहीं माने तो निगम अधिकारियों को पावर दी गई है कि इनके चालान किए जाएं। वहीं मीट एसोसिएशन के प्रधान ताहिर खान की माने तो वो जल्द इस मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर और डीसी गुरुग्राम से मिलेंगे और अगर उनकी बातों को नहीं सुना गया तो वो अपनी बात को कोर्ट के सामने रखेंगे और इंसाफ की गुहार लगाएंगे। ऐसा है कि अभी हमारे पास तो कोई ऐसे आदेश ही नहीं थे इस चीज के कि भाई बंद कर दो, अब हमारा तो माल पड़ा है। आगे समझ एकदम डायरेक्ट आके नहीं बंद करा देना। आगे समझ ये तो क्योंकि पहले हल निकाला जाता है, इसका डिसीजन दे 2-4 दिन पहले। आगे समझ ये तो एक जबरदस्ती वाली बात हुई हमारे साथ में। तो जाएंगे ऊपर तक भी जाएंगे, आगे समझ कोर्ट में भी जाएंगे हम। तो ऐसे थोड़े हमें अपने बच्चे पालने कहाँ ले जाएंगे हम इनको। ये जितनी अवैध मीट की दुकानें हैं इनको बंद कराने के लिए मीट की दुकान जैसे हमें आदेश मिले हैं कि मीट की दुकानें मंगलवार को नहीं खुलेंगी। हाँ जी, अभी चालान नहीं काटा है, अभी तो सिर्फ बंद कराई है वार्निंग देके कि भाई मंगलवार को जिसको नॉलेज में नहीं है उनकी नॉलेज में आ जाए, इनको बंद कराने का आदेश बंद करें। यमुनानगर में किसानों के खेतों में इस्तेमाल होने वाली यूरिया खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी को सीएम फ्लाइंग ने कब्जे में लिया है उसकी नंबर प्लेट को भी बदला हुआ था ताकि खाद मालिक और गाड़ी मालिक की जल्दी से पहचान न हो सके। वहीं गाड़ी संचालक ने बताया कि वो इस खाद को प्लाईवुड फैक्ट्री में छोड़ने के लिए जा रहा है। फिलहाल कृषि विभाग ने यूरिया खाद का सैंपल लेने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके नंबर वगैरह थोड़े बहुत चेंज कर करके और यूरिया भर करके और फैक्ट्रियों में सप्लाई करता है, जो वहाँ गलू बनाया जाता है जिस बिना पर, और वहाँ पर वो 400 रुपये से ऊपर का रेट लेता है और जबकि रेट उसका 266 रुपये है। और टेक्निकल खाद उसमें यूज होता है, लेकिन वो टेक्निकल यूज फैक्ट्री यूज ना करके और ये कृषि योग्य खाद वो सब अपने फैक्ट्रियों में ले आते हैं, जिस बिना पर हमने आज सुबह 6 बजे जूरी रोड पर हाईवे पर नाकाबंदी की। जो मुखबर खास ने बताया कि अभी थोड़ी देर में एक पिकअप गाड़ी जिसका नंबर चेंज किया हुआ है वो लोड होकर आएगी, जिस पर हमने पानसरे के पास उस गाड़ी को पकड़ लिया जिसमें 22 कट्टे यूरिया के लदे हुए थे।
भिवानी जिला प्रशासन ने सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन कर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को चेयरमैन, डीएसपी और सीनियर मेडिकल अफसर को सदस्य बनाया गया है, जो भिवानी जिले के अपने अपने सब डिवीजनों पर कोविड और उसकी चिकित्सा संबंधी गाइडलाइन को पालन करवाने का काम करेंगे। ये कमेटियां लोहारू, तोशाम, सिवानी और भिवानी सब डिवीजन में बनाई गई है। कमेटीज बनाई हैं जिसमें अपना सब डिवीजन मजिस्ट्रेट उसके चेयरमैन होंगे और डीएसपी और सीनियर मेडिकल ऑफिसर उसके मेंबर होंगे। तो ये लोहारू में, तोशाम में, सिवानी में और भिवानी में 4 कमेटीज बनाई गई हैं जो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो 60 और उससे ऊपर के आयु के बुजुर्ग हैं उन सभी को वैक्सीन लगे। जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट्स हैं उनको 45 साल से ऊपर हैं उनको वैक्सीन लगे। और सभी जो हमारे जो 5 जो डिपार्टमेंट्स हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सभी को वैक्सीन लगे। उधर पानीपत के बबैल रोड पर शिवनगर वार्ड नंबर 6 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर से 3 नरकंकाल मिलने की सूचना मिली। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पानीपत के एसपी और डीएसपी मौके पर पहुंचे और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने कंकालों को जमीन से बाहर निकाला गया। कंकाल किसके हैं, कब से दबे थे, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि महिला ने 100 नंबर पर फोन कर मामले की सूचना दी थी। मामले में पुलिस ने किला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। मिली थी किला थाने में कि शिवनगर में किसी घर में कोई कंकाल होने की आशंका है। वो लोग घर में कुछ ठीक कर रहे थे, फर्श को ऊंचा उठवाने के लिए वहां पर वो फर्श को ठीक कर रहे थे। तो उनको शक हुआ कि कुछ नीचे जमीन के अंदर कोई कंकाल जैसी चीज उनको नजर आई। तो सूचना थाने में मिली तो इस पर हमारी किला थाने की टीम पहुंची और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए हमने रिक्वेस्ट की डीसी साहब से। तो वो अनर्थ अभी करवा रहे हैं। लगता है 3 उसमें नजर आ रही हैं डेड बॉडी, जो कंकाल नजर आ रहे हैं। तो भी निकलवा के फर्दर देखेंगे जो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन होगा, जो भी कानून कार्रवाई होगी तो तुरंत एफआईआर दर्ज करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उधर करनाल के गांव रावर में एक 37 वर्षीय युवक की रात 12 बजे हत्या कर शव पार्क में फेंका गया है। मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गांव रावर में सुल्तान नसम के व्यक्ति को पहले रात को आरोपियों ने घर से बुलाया और पार्क के पास ले गए, जहां शराब के नशे में आपसी रंजिश के चलते उस पर सरियों से मारपीट कर हत्या कर दी। आज सुबह पुलिस ने उनके शव को पार्क से बरामद किया है। सिरसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम ने 5 लोगों को काबू किया है, जिनके पास से पुलिस को 5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है। पकड़ी गई अफीम की कीमत बाजार में 10 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचना मिली थी कि कुछ लोग झारखंड से अफीम लेकर सिरसा पहुंचे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने 5 लोगों को पकड़ा और हर एक व्यक्ति के कब्जे से 1-1 किलोग्राम अफीम की बरामदगी हुई। फिलहाल पुलिस ने 5 के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाम को हमारी जो है हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसको सूचना प्राप्त हुई थी कि 5 व्यक्ति है बाहर के, झारखंड के, और वो अफीम लेके आ रहे हैं। उस सूचना पे उन्होंने मेरे को भी अलग से सूचना दी थी और इसके अलावा उन्होंने नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान 5 व्यक्ति पकड़े थे और वो पकड़ के उनसे अफीम बरामद की है। अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कहाँ से लेके हैं और आगे किसको सेल करनी थी इन्होंने, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन है और आज हमें पूछताछ इससे भी शुरू कर रखी है।
उधर चरखी दादरी के सीआर स्कूल के पीछे खेलते हुए 1.5 साल की बच्ची की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर जोहड़ के चारों ओर दीवार बनवाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि 1.5 साल की याशिका घर के सामने खेल रही थी, तभी वो लापता हो गई, जिसके बाद मासूम की तलाश की गई तो जानकारी मिली कि बच्ची जोहड़ में गिर गई है, जिसके बाद उन्होंने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। फिलहाल कॉल निवासियों ने जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर जोहड़ के चारों ओर दीवार बनवाने की मांग की है। तो कई देर की बात हो रही थी। अंबाला में गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक 14 साल की नाबालिग के साथ ट्यूशन टीचर ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत नाबालिग ने जब परिजनों से की तो परिजनों ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। परिजनों का आरोप है कि पिछले 2-3 महीने से उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने वाला युवक उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था और उनकी बच्ची को डरा धमका रहा था। पूरे मामले को लेकर डीएसपी मदन लाल ने बताया कि नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। 19 तारीख को हमारे पास लड़की और उसके परिजन आए थे। उन्होंने लड़की ने उसके परिजनों ने जो जिस पे वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी और लड़कियों के साथ उस पर आरोप लगाए थे, छेड़छाड़ के साथ उसने गलत काम किया। तो हमने उसी पर्चा दर्ज करके उसको मेडिकल करा के लड़की को और मुलजिम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया। अभी लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। इसमें 6 पोक्सो एक्ट लगाई हमने, 6 पोक्सो एक्ट में है केस ये। फिलहाल